वेलकम टू द रिवीजन मॉड्यूल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इस रिवीजन मॉड्यूल के अंदर में हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस एट द सेम टाइम कि क्या सब स्ट्रक्चर होगा, और यू कैन से दिस बेसिकली ओरिएंटेशन सेशन ऑफ द रिवीजन मॉड्यूल, ठीक है। ऐसे तो मैंने ये पूरा रिकॉर्ड कर चुका था इस सेशन में ऑलरेडी, बट समहाउ द स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल इन द रिकॉर्डिंग, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस अगेन. Right, last time it was with the live audience on the Google Meet, but this time I'm just recording it for YouTube and for the people of our Telegram channel, that is Pathways to Success. And before we start anything, I would like to thanks all the people who have supported us till now and have trusted us for the BPSC and UPPCS and other state PCS exams and UPSC exams. So we are very glad that you have सपोर्टेड अस लाइक दैट. और आप लोग के सपोर्ट के कारण ही जब हमने स्टार्ट किया था चैनल, तो हमने सोचा भी नहीं था कि वी विल बी डूइंग समथिंग दिस सीरियस विथ दिस चैनल. बट आप लोग लगातार हम लोग पे ट्रस्ट करते रहे और हम लोग के साथ रहे, इस कारण से हम लोग ये कर रहे हैं आज. तो लास्ट टाइम हम लोग ने जब वीडियो डाला था तो हमारे 1000-1200 सब्सक्राइबर थे. राइट नाउ हमारे सब्सक्राइबर्स 3700-3800 हो चुके हैं. तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट और वी आर वेरी थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने इस तरीके से हमें प्यार दिया और हमारे कंटेंट के ऊपर इतना ट्रस्ट किया. इतना सारा आप लोग ने जो मैसेजेस किए हैं हम लोग को पर्सनली, वो सब दे वर्क एज अ फ्यूल फॉर अस, दे मोटिवेट अस टू डू इवन बेटर. सो फर्स्टली वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट द लेक्चर ऑन दैट नोट, ठीक है. तो अभी जो हम लोग ये कोर्स लेके आए थे अब उसकी बात कर लेते हैं. तो जैसे कि आपने अभी तक ग्रुप पे देखा होगा, हमने कुछ पोस्ट्स डाले हुए हैं कि हम लोग रिवीजन मॉड्यूल कह रहे हैं इसको, ठीक है. और ये जो रिवीजन मॉड्यूल है इसमें जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग सब कुछ रिवाइज करेंगे थ्रू एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है. तो अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग. कुछ लोगों को डाउट है कि ये जो हम लोग आपके लिए पीडीएफ अपलोड किए हुए हैं, वर्कबुक जो है, जो प्रैक्टिस का सीट है, ये जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा. क्या हम आपको कोई सॉल्यूशन वाला पीडीएफ देंगे, क्या हम लोग कुछ इसके लिए आपको लेक्चर्स देंगे. तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ दैट, ठीक है. तो पहले जो आप लोग अगर नहीं जानते उनको मैं दिखा दूं कि इस तरीके के कुछ वर्कबुक्स अवेलेबल हैं जो कि हमने कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं, और जो नहीं डाले हैं वो जो ग्रुप है जिसमें लोग एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं. अभी तक हमने 5 से 6 जो हैंडआउट्स थे वो अपलोड कर दिए हैं. मोस्ट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो चुका है, मिडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया अपलोड करना. बाय टुमारो इवनिंग वी विल बी डन विथ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के ऑल द बुकलेट्स, ठीक है. अब ये बुकलेट्स है, इसको कवर करने का क्या स्टाइल है कि अगर आप पहले इस बुकलेट को देखेंगे, जैसे आप यहाँ एक बुकलेट देख रहे होंगे, ये गुप्ता के ऊपर का बुकलेट है. तो इस बुकलेट को आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो आप देख रहे होंगे बॉक्सेस हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं, और कुछ जो बॉक्सेस हैं उसको मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना. तो यहाँ पे जो ये पर्पस है इसको छोड़ने का वो ये है कि वैसे जितने भी फैक्ट्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड हैं कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाएं, वो सब फैक्ट ना मैंने जानबूझ के भी ब्लैंक छोड़ दिया हुआ है. ये हम क्या करेंगे कि हम लोग एक सेशन लेंगे इस, जैसे अब गुप्ता है, गुप्ता एम्पायर के ऊपर जो एक्टिव रिकॉल वर्कबुक है आपका, इसके केस में क्या करेंगे, हम गुप्ता के ऊपर एक सेशन लेंगे. उस सेशन के अंदर में मैं ये वर्कबुक जो है बैठ करके सॉल्व करूँगा आपके साथ. जैसे मैं बात करूँगा कि कौन था वो रूलर जो कि वो फाउंडर था गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है. तो आपको जो है यहाँ पे पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे कि श्री गुप्ता वाज द वन हु फाउंडेड गुप्ता एम्पायर, ठीक है. इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे फिल करेंगे. ये हो गया. जैसे यहाँ पे सही कि इनका क्या सोर्सेस है, इनका क्या एविडेंसेस है कि चंद्रगुप्त ने जो है सेकंड जो गुप्ता चंद्रगुप्त के टाइम पे जो है गुप्ता एरा को एक्चुअली में मानते हैं कि स्टार्ट हुआ फॉर्मली, ठीक है. ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, ऐसा कहते हैं. तो ये सारे जो बाकी बचे हुए बॉक्सेस जिनको हमने फिल नहीं किया है, इसको हम क्लास में फिल करेंगे. और क्लास में क्यों फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर के. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये फैक्ट्स को अपने हाथों से लिखें. जब आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पे, आप पूरी ढंग से उसको पढ़ के लिख रहे होंगे. तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी, और याद रहेगी तो आप एग्जाम में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे क्वेश्चन में. तो ये जो पूरा का पूरा वर्कबुक अगर आप देखेंगे ना तो ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि कुछ कुछ ब्लैंक बॉक्सेस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे बैठ करके साथ में, और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है. जितना भी गुप्ता से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकता है, जितने भी एक्सपेक्टेड एंगल्स हो सकते हैं, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं. आप इन सारे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे मेरे साथ क्लास में तो आपका वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन देखिए एक बात क्या है ना कि यहाँ पे ये तो चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी जो आपसे बेसिक तौर पे बीपीएससी पूछता है. बीपीएससी क्या करता है ना कि बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब, वहाँ पे कुछ भी वो ट्रिकी नहीं होगा.
ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन जो आप हाथ से फिल कर रहे हैं वो सारे उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको सारे फैक्ट्स बिल्कुल एकदम ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए। एकदम ऐसा होना चाहिए कि मैं आपसे रात के 1 बजे भी उठा करके पूछ लूँ कि क्या था इसका क्या आंसर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन था फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का। ऐसे फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 लेवल ऑफ होता है ना कि डेप्थ होता है क्वेश्चन का। कुछ होता है जो इजी होता है, जो हमेशा बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन से फोकस करना चाहिए। तो ये जो सेशन है वहाँ पे हम क्या करें, इजी वाले क्वेश्चन को कैसे कवर करने वाले हैं कि आप खुद से अपने हाथ से लिखेंगे, आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। देन ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मीडियम लेवल के होते हैं और कुछ जो है वो टफ लेवल के होते हैं। तो टफ लेवल के क्वेश्चन को तो हम कभी बहुत ज़्यादा हाथ लगाने नहीं जाते हैं, बिकॉज उसका बहुत मतलब नहीं बनेगा। वहाँ पर जो कॉस्ट बेनिफिट आपका आएगा ना रेशियो, वो बहुत ही पुअर आएगा। आप बहुत मेहनत करेंगे पर उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा 1-2, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा करने का। बट जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, जो ईजी लेवल क्वेश्चन से, यहाँ पे आप और एफर्ट डाल सकते हैं। तो मैंने गुप्ता के मॉड्यूल में क्या किया है कि देख रहे होंगे आपकी कुछ ब्लैंक्स हैं जो आपको भरने हैं, बट कुछ चीज़ ना मैंने पहले से भर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अचीवमेंट जो है सबका लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। ऐसे ही हम नीचे जाएंगे जब आगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो मैंने कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ा है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैंने यहाँ क्यों ब्लैंक नहीं छोड़ा कुछ भी, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसका इंपॉर्टेंट है, मॉरन्स का। मॉरन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछना प्रीफर करते हैं जो टीचर्स होते हैं। जो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। गुप्ता का क्या इंपॉर्टेंट है, गुप्ता का वो सब पार्ट इंपॉर्टेंट है जब आप गुप्ता के आर्ट और आर्किटेक्चर में जाएंगे, जब आप गुप्ता के किंग्स की क्रोनोलॉजी को समझना चाहेंगे, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं वो गुप्ता से। तो यहाँ पे हम लोग गुप्ता के लिए वो सब चीज़ करेंगे। बट ये सब चीज़ मैंने फिर भी क्यों दे दिया है, ये सब चीज़ मैंने इसीलिए दे दिया है कि आपको कोई फोमो ना हो कि भाई मेरा ये तो छूट गया। तो हम क्या करेंगे कि जो भरना है वो तो हम लोग क्लास में भर लेंगे इस बुकलेट को, जहाँ भी खाली है कि रेवेन्यू सिस्टम क्या था, कितना वो रेवेन्यू लेते थे, 1/6 लेते थे, 1/8 लेते थे, कितना लेते थे, ये मैं वो क्लास में बताऊंगा। वहाँ पे समझाऊंगा 1/6 रेवेन्यू लेते थे, क्यों लेते थे 1/6, कैसे चेंज हुआ, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे वहाँ पे। क्या डिफरेंट टाइप के लैंड्स थे, तो ये डिफरेंट टाइप के लैंड्स थे, कौन से लैंड का क्या मतलब था, ये सब चीज़ हम क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये जो चीज़ें हैं जो पहले से ही भरी हुई, इसके केस में फिर हम क्या करने वाले, क्योंकि यहाँ तो आपको कुछ नहीं भरना है। तो देखिए मैं इसका भी आपको आंसर देता हूँ। इसके केस में हम क्या करेंगे कि हम ना इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं इनको हम 1 डिग्री फैक्ट्स, ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे 1 डिग्री फैक्ट्स में, 2 डिग्री फैक्ट्स में और 3 डिग्री फैक्ट्स में। जो पहले से लिखी हुई चीज़ों को जो मैं 1 डिग्री फैक्ट कहूँगा वो फैक्ट ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं। मैं क्लास में ही आपको कोशिश करूँगा याद करा देने की, ठीक है। तो आपको क्लास में याद कर लेना है। जो 2 डिग्री फैक्ट्स हैं दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप याद रख पाते हैं, आपको पेरिफेरल आइडिया रहता है उसका, तो इट विल बी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो 3 डिग्री फैक्ट्स हैं दे आर लाइक ऐसे फैक्ट्स की बहुत ही होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रिंज टाइप के फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं उतने फैक्ट्स, बट आप एक बार उससे गो थ्रू कर लीजिए कि कहीं आपको कुछ उससे याद आ गया तो आप उसे काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगी ना, जितनी भी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं आपकी, इन सबको आप कैसे करेंगे कि मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि अब चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझते हैं गुप्ता के। तो हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ स्टेट क्या था गुप्ता के टाइम पे। तो हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर लेंगे कि गुप्ता के टाइम पे डिसेंट्रलाइज था पूरा का पूरा मोनार्की, ठीक है। जो किंग था उसको महाराजा धीराज कहते थे और बहुत सारे फ्यूडल एलिमेंट्स जो थे वो जो सोसाइटी था उसमें आने शुरू हो गए थे। तो किंग जो है वो अपने आप को महाराजा धीराज कह रहा है। मतलब आप इस बात का मतलब समझ रहे कि किंग अपने आप को अगर महाराजा धीराज कह रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि कोई आदमी और राजा भी होगा, है ना। किंग को अपना नाम महाराजा धीराज क्यों रखना पड़ रहा है, मतलब कोई और राजा होगा तब तो आप अपने लिए स्पेशल नाम महाराजा धीराज रख रहे हैं। अगर आप ही इकलौते राजा होते पूरे प्रदेश के तब तो आप अपना नाम राजा रखते, तभी समझ में आ जाता कि आप ही राजा हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है गुप्ता के टाइम पे कि ढेर सारे राजा हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो सब अपने आप को राजा कह रहे हैं। तो अब गुप्ता का जो ओरिजिनल किंग होगा, चंद्रगुप्त 2 होगा, उसको तो बताना पड़ेगा ना कि मैं हूं सबका असली राजा। तो उसको अपने नाम के आगे ऐसे ऐसे टाइटल्स लगाने पड़ते थे। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। आप कभी भी देखेंगे ना, अगर बहुत लंबा लंबा टाइटल लगा रहा है किंग, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, क्योंकि बहुत सारे राजा हैं तो राजा को अपने नाम के आगे कुछ और तो लगाना पड़ेगा कि मालूम चल पाए कि वो बड़ा राजा है। तो इसीलिए ये सब चीज़ हो रही थी। तो ऐसे ऐसे आपको मैं चीज़ें समझाते हुए चलूँगा वहाँ पे, और ऐसे मैं आपको हाईलाइट करते चलूँगा कि ये जो फैक्ट है कि डिसेंट्रलाइज मोनार्की था, ये किस लेवल का फैक्ट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है। तो यहाँ से जितना भी होगा उस हिसाब से हम कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था डिसेंट्रलाइज मोनार्की वाला, एक्चुअली में अगर आप मुझसे ये पूछे तो मैं इसे 2nd डिग्री का मानता हूँ। ये 2nd डिग्री का फैक्ट है, क्योंकि जनरल तौर पर ये सब क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती है, इतना डेप्थ में नहीं जाती है कि उनका मोनार्कियल सेटअप कैसा था। ज़्यादा चांस क्या पूछने का कि प्रोविंसेस को क्या कहते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोविंसेस को भुक्ति कहा जाता था, और कौन इसको गवर्न करता था, उपारिका इसको गवर्न करते थे। तो ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप इसको आपसे हाथ से नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने इसको ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिया। इसका बेसिक तौर पर 2 रीजन था। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि मतलब ये था कि
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर में एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट भी हैं, अब वो इतनी ज़्यादा हो जाती चीज़ें, अगर मैं आपको सब कुछ आपके हाथ से लिखवाना शुरू करता क्लास में तो फिर वो लेक्चर लंबा खिंच जाता। और अब हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि 40 थीम हम टोटल कवर करने वाले हैं, तो सारे लेक्चर्स को हम 2-3 घंटा दें। अभी हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम हर थीम को 1 से 1.5 घंटा के बीच दे दें, ठीक है, उतना टाइम दे दें, इतना ही समय हमारे पास। तो मैंने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स और कुछ चीज़ ऐसी रखी हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके समझाते हुए चला जाऊँगा। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिस्कस नहीं करेंगे हम, ऐसे जैसे आपसे बात कर रहे थे ऐसे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, बट वी विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर, क्योंकि दिस इज अ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड मॉड्यूल। इसके अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में बात करें। ये सारी डिटेल में लोग बात कब करेंगे, जब कभी हम लोग ऐसा फाउंडेशन टाइप का कुछ कोर्स लाते हैं हिस्ट्री के लिए, तब करेंगे। कहानियाँ मैं तब आपको सुनाऊंगा, अभी हमारे पास कहानियाँ सुनाने का ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो आपको बेसिक तौर पे ये आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हैंडआउट काम करा। आप अब खुद से देख के बताइए मुझे, आपने कहीं ना कहीं से गुप्ता के बारे में पढ़ाई की होगी। आप मुझे बताइए कि क्या आपने अभी तक जहाँ से ही पढ़ा है, क्या आपको इस डेप्थ में पढ़ाया गया है गुप्ता, कि इस तरीके से आपको पूरा एक एक चीज़ क्लियर कट दे दिया जाए कि यहाँ पे पहले आपको जैसे मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री बता दी, ज़्यादातर लोग जानते हैं क्या करते हैं, गुप्ता के नाम पे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, यही पोर्शन पढ़ा के छोड़ देंगे। बट यहाँ पे देखिए मेरा जो ये गुप्ता का पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है, दिस इज ओनली ऑफ 2 पेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर रहे हैं। इतना एडमिनिस्ट्रेशन को इतना डिटेल में किसी ने आपको बताने की कोशिश की है? देख के बताइए मुझे खुद से कि गुप्ता सोसाइटी कैसे काम कर रहा था, कास्ट सिस्टम क्या था, अनटचेबिलिटी क्या था, गुप्ता की इकोनॉमी कैसे काम कर रही थी, उनके आर्ट और आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहे थे। क्या इस डेप्थ में आपने कभी भी गुप्ता के बारे में पढ़ा है? मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपको किसी ने इस डेप्थ में गुप्ता पढ़ाया होगा बीपीएससी के लिए, ठीक है। लेकिन मैं अब इतनी चीज़ आपको रिवीजन मॉड्यूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी चीज़ें आप छोड़ देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आप छोड़ भी देते हैं एग्जाम के लिए, तो क्योंकि मुझे समझ में आता है कि यू ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है। बट मेरा कंसर्न ये है ना कि यू शुड बी अवेयर कि आपको क्या क्या चीज़ें ढंग से आती है, क्या क्या चीज़ आपने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया हुआ है। क्योंकि जब आपको मैं अगर आप सोच के देखिए, मैं आपको अगर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की पूरी कहानी भी बता रहा हूँ, अब क्या आप ये भूल जाएंगे क्या एग्जाम में कि गुप्ता के अंदर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था? बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगी ना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यही पूछ लेगी कि कौन सा इसमें से एम्पायर डिसेंट्रलाइज था, थोड़ा सा मौर्यंस था कि गुप्ता था। आपको नहीं पता होगा कि मौर्यंस नहीं था, गुप्ता था, क्योंकि गुप्ता के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था कि महाराजा धीराज इसलिए लगाते थे क्योंकि बहुत सारे राजा थे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो मैं बताऊंगा ना, तो आपको ऐसी ही चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको रटाने नहीं बैठने वाला हूँ कि सब कुछ रट लो, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे, ताकि अगर बीपीएससी थोड़ा सा ज़्यादा भी डिटेल में घुसती है तो वी आर इन अ पोजीशन टू हैंडल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी तो जो आपसे मैं फिल करा रहा हूँ दे आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी चीज़ें आप अपने से यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में भर रहे हैं, यहाँ पे आंसर्स लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे रखनी है, और आपको रिवाइज करने टाइम यही रिवाइज करना है। बाकी चीज़ आप मेरे साथ एक बार लेक्चर में सुन लीजिए, भूल जाइए, कोई बात नहीं है, बाकी का आगे देखेंगे हम लोग, जब आपको टाइम मिलेगा तब देखिएगा, तो ठीक है। तो ये तरीके से हम लोग जाने वाले हैं, ऐसे में रिवाइज करना है। जैसे ये गुप्ता का मॉड्यूल था, आपको देख करके मालूम चल रहा होगा कितना इन डेप्थ मॉड्यूल है। मैंने तो अपलोड भी नहीं किया अभी तक जनरल चैनल पे, बट मैं कर दूंगा, कम से कम गुप्ता कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं नहीं भी आप इसमें बताया था ना कि अगर आप नहीं भी कोर्स में आ रहे तब भी आप इतना तो कर ही लीजिए, मैं चाहूँगा। तो ये है। जैसे अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे कि फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है, कि कौन कौन थे फॉरेन ट्रेवलर्स। बट मैंने सबके लिए यहाँ पे खाली नहीं छोड़ा है। मैंने खाली किसके लिए छोड़ा, आप ध्यान दीजिए, मैंने फाहियान के आगे में एक खाली छोड़ा है, एक ह्वेनसांग के आगे खाली छोड़ा। अब ये 2 फैक्ट मैंने क्यों खाली छोड़े इस बीच में, क्योंकि ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इसको अपने हाथ से फील करें कि फाहियान चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये आप अपने हाथ से जब फील करेंगे तब ये आपको याद रहेगा पूरे टाइम, ठीक है। तो यही मेरा यहाँ पे एम है आपसे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्कबुक के थ्रू करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप अपने हाथ से भरेंगे, क्लास में बैठ के करेंगे, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और जो नॉट कम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से आप जितना भी रिटेन कर पाए उतना रिटेन कर लीजिएगा। अगर आप वो रिटेन बहुत नहीं भी करते तो उसमें आपका ऐसा कुछ बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग को भी नहीं पता है, क्योंकि इतना तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा डिटेल में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंस वाले चीज़ भी डाल दी है, यहाँ पे डिक्लाइन वाला जो पार्ट था गुप्ता को मैंने डाल दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बट क्या जब हम सब कुछ पढ़ ही रहे हैं तो एक पार्ट को क्यों छोड़ के जाना। अगर मन करके बीपीएससी का इधर से पूछने का तो हम तो वहाँ पे लूज आउट कर जाएंगे एक क्वेश्चन में, जबकि ऐसा कुछ जरूरत नहीं है लूज आउट करने की, बहुत ही नॉर्मल सा पार्ट है। तो हम लोग इसलिए इसको भी पढ़ लेंगे डिटेल में। आप अगर और देखना चाहेंगे, आपको पता है कितना ज़्यादा ढंग से मैंने इस मॉड्यूल को बनाया हुआ है, आपको मैं भी दिखाता हूँ कि आप मुगल्स का अगर देखेंगे ना चैप्टर, आपने अभी तक मुगल्स में जब भी पढ़ाई की होगी, कि जब भी मतलब आप इससे मुगल पढ़ा होगा, आपको कोई भी ना मनसबदारी क्या था, जागीरदारी क्या था, ये ना डिटेल में कभी कोई नहीं बताता है। सब आपको ऊपर से बोल के चला जाए कि हाँ हाँ मनसबदारी सिस्टम था।
आपको कभी समझ नहीं आता कि मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली में था क्या। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, मैं अपने मुगल का PDF मुझे खोलने दीजिए कि मैंने ना यहाँ पे इस तरीके से मनसबदारी सिस्टम को कवर करने की कोशिश की इस मॉड्यूल के अंदर में कि आपको एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा कि मनसबदारी सिस्टम का एसेंस क्या था। देखिए, मैंने उसका एक अलग से टेबल ही बना दिया है कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या मतलब था इसका, क्या कंपोनेंट थे मनसबदारी सिस्टम के, 2 आस्पा जो एक कंपोनेंट था वो क्या था, और C आस्पा क्या था। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम जागीरदारी सिस्टम से कैसे रिलेटेड है। अब कोई आदमी अगर इस तरीके से मनसबदारी सिस्टम पढ़ ले तो आपको लगता है क्या कि उसके मनसबदारी के ऊपर कोई भी डाउट रहेगा। अरे इसका छोड़िए, आपसे अगर मेंस में भी इसका आंसर लिखने के लिए कोई बोलेगा ना, आप वहाँ भी उस हालत में होंगे कि लिख पाएँ, क्योंकि आपको एसेंस पता होगा कि क्या है एसेंस इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं इस हैंडआउट के बारे में बोल रहा हूँ, जब मैं शुरू से कह रहा था कि वी आर ट्राइंग टू मेक अ हैंडआउट दैट इज़ लाइक, होता ना कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर हिस्ट्री, तो वो एक्चुअली में है। और ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है, मैं जो भी हैंडआउट बनाने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर में वो ऐसे ही बनाऊंगा, क्योंकि मैं कौन से कोर्स के अंदर कौन से टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ, वैसे टॉपिक्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो 40 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये सबको तो ऐसे भी आपको इन डेप्थ में पता होना चाहिए ना इनके बारे में, क्योंकि इनसे तो BPSC हर साल क्वेश्चन पूछ रही है। तो अगर हर साल क्वेश्चन पूछ रही है तो वापस से पूछेगी, बहुत ही बट ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि इसको आप इस तरीके से कवर करें, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में कवर किया। अब जैसे देखिए, मुगल्स के केस में आप देखिए ना, अगर आप सच में ऐसा आपको दिक्कत हो रहा हो कि बहुत है, लंबा है, छोटा है, दिक्कत हो रही हो, आप मुगल्स का बस अगर ये टेबल ही पढ़ के चले जाएं जो मैंने पहले पेज में दिया है। आप अभी जाके एक काम करिएगा, लेक्चर जब देख रहे हैं उसके बाद आप इस टेबल को खोलिएगा, पढ़िएगा, और इसके बाद आप PYQ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 80% PYQ सिर्फ इस टेबल से ना कर पाएँ तब आप बात करिएगा मुझसे, समझ रहे हैं। इस लेवल के कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन तो इस टेबल से ही हो जाने हैं। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे ना, हम लोग यही डिस्कस करेंगे पहले टेबल कि इस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ये हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे लेक्चर को अपने मुगल्स की, कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनको और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा, द चैप्टर्स विल बी केक वॉक फॉर यू, आपको कुछ लगेगा ही नहीं। और ये जो एग्जाम में आने वाला है वो पोर्शन है, पर हम लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, बट द पॉइंट इज कि हम यहीं पे नहीं रुक रहे हैं। हम इसको कंप्लीट करने के बाद इन्हीं टॉपिक से बने हुए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको एग्जाम हॉल तो दूर की बात है, आपको क्लास में मालूम चल जाएगा कि यू नो एवरीथिंग नाउ। ठीक है, ये सारा चीज़ हम क्लास में बैठ कर सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व कर चुके होंगे तब भी हम लोग चाहते तो यहाँ 3 पेज पे भी रुक सकते थे, मेरा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, लेकिन स्टिल इसके आगे हम बढ़ करके क्या कर रहे हैं, हम मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को भी समझ ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने आपके लिए खाली ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा ज़्यादा, बहुत ही कम ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक टर्म सब में, लेकिन मैंने फिर भी ये चीज़ें दी हैं। क्यों दी हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यू शुड बी द मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स। जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको ये भी पता है, यही पता है, कहने के लिए तो रिवीजन कोर्स है, बट मैं आपको ओवरव्यू बाकी चीज़ों का भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग का ज़्यादा फोकस कहाँ पे होगा, उन चीज़ों पे जो आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, क्योंकि ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन। और अगर आप इन क्वेश्चंस में गलत करेंगे ना तो आपके सिलेक्शन का उस पर, आपके सिलेक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा उस क्वेश्चन के गलत करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, सारे सीरियस एस्पिरेंट सही करेंगे तो कट ऑफ ये +1 ले जाएगा क्वेश्चन, आप 1 नंबर पीछे होंगे लोगों से। तो इसीलिए आप एफर्ट नहीं कर सकते इसको गलत करना। तो उनको तो मैं आपको क्लास में ही कोशिश करूँगा याद करा देने की, जितने उन्हें ब्लैंक्स आपसे फिल कराने हैं। लेकिन ये जो चीज़ें आपको देख करके मालूम चला होगा, मनसबदारी सिस्टम को मैंने आपको दिखाया, उससे आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम लोग कितने ढंग से करने वाले हैं इस चीज़ को कवर। ठीक है, और हर टॉपिक का आप देख रहे हो, मैंने जानबूझ के फिलिंग द ब्लैंक्स और की एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वेश्चन आंसर टर्म्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि आप क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आपका चीज़ें ये सब क्लास में ही हो जाए कंप्लीट, आपको कहीं और डिपेंड ना होना पड़े इसके बाद। तो बेसिक तौर पे मैं आपको वही दिखा रहा था कि किस तरीके से वर्कबुक करेंगे, आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा। वर्कबुक करने का क्या आइडिया है कि हम लोग आपका क्लास लेंगे, लेक्चर लेंगे, या आपको वर्कबुक पहले हम मतलब होता है जो इनकम्प्लीट वर्कबुक है ये प्रोवाइड कर देंगे। आप इस इनकम्प्लीट वर्कबुक को लेकर के प्रिंट करके तब क्लास करने बैठेंगे, और जब क्लास करने आएंगे तब हम क्लास में लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए हुए होंगे। वहाँ पे हम आपके साथ वर्कबुक सॉल्व करेंगे, आप भी बैठ करके अपने रूम पे इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेगा। और मान लीजिए अगर ऐसा आपका केस है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप जो है लेक्चर्स नहीं देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा कि आपके लिए जो वर्कबुक मैंने अभी अनसॉल्व अपलोड किया हुआ है ना, इसके साथ मैं लास्ट में एक सॉल्व भी बुकलेट अपलोड कर दूंगा इन सेव टॉपिक्स का। तो आप क्या करना कि इस टॉपिक्स को अपने जब भी आपको खाली टाइम मिले, लेक्चर देखने आपको लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा तो जो भी खाली टाइम मिले उसमें आप जो है इसको अपने से भरना सब चीज़ों को, और उसके बाद मैं जो आपको अपलोड करूँगा वर्कबुक, उसको डाउनलोड करके वहाँ से एक बार चेक कर लेना कि आपने सब कुछ सही भरा कि नहीं भरा है। फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमेशा मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबके पास है, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा अकाउंट PS नाम से हो, दिख जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा कि आपको भी लग रहा होगा कि यार वर्कबुक में तो आप भर तो देंगे आप, और इधर से आपको सॉल्व तो मिल जाएगा, बट ये सब जो टेबल थे जहाँ पर मैं बात कर रहा था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में बताते चलूँगा, वो तो आपका मिस हो जाएगा। तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैंने क्या सोचा है कि जब आपको मैं
अपलोड कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट आपके लिए मतलब कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट, तो मैं क्या करूँगा कि जो भी 1 डिग्री के फैक्ट्स होंगे ना उनको मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा इस कलर से, येलो कलर से। जो 2 डिग्री के फैक्ट्स होंगे उनको मैं ब्लू से हाईलाइट कर दूंगा। जो 3 डिग्री के फैक्ट होंगे या तो उनको हाईलाइट ही नहीं करूँगा या तो मैं उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा देख कर कि अच्छा ये सब फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टेबल के अंदर में। और अगर ये सब टाइप ऐसे भी ये सब फैक्ट आप बहुत ज़्यादा नहीं भी करेंगे ना, हाथ वाले फैक्ट कर लेंगे तो आपके मेजर पोर्शन तो वहीं से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग कैसे वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं इसका आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कि कैसे कैसे वहाँ पे सब कुछ होने वाला है। अब दूसरा है कि कौन कौन से हम लोग थीम्स कवर करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको एक बेसिक सा बात बता दे रहा हूँ कि थीम्स जितने भी कवर करेंगे वो यहाँ पे हमने आप पहले से अपलोड कर थे, पर आप फिर से देख लीजिए एक बार कि एंशिएंट के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। महाजनपद करने वाले हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म प्लस जैनिज्म करने वाले हैं, मौर्यंस करने वाले हैं प्लस गुप्ता करने वाले हैं। ठीक है, और एक मिसलेनियस का मैंने लेक्चर रखा है कि जो भी इधर उधर की चीज़ें हैं सब उसमें बाकी की कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो टॉपिक्स आपके हैं आप जाकर के PYQ देखेंगे ना, आप पाएंगे कि 80% से 90% क्वेश्चन तो इतने ही टॉपिक से आते हैं, इसलिए मैंने उनको चुना है। ये जितना भी मैंने मॉड्यूल बनाया ना, मैंने खुद से अपने थीम्स नहीं चुने हैं। मैंने क्या किया कि डायरेक्टली मैंने PYQ खोला है, मैंने देखा है कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन भी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे उन थीम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस इवेंट के लिए, मतलब इस मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने PYQ देख करके तब सेलेक्ट किया है इनके थीम्स को। और जो पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल भी बना दिख रहा है ना, दिस इज इंटायरली PYQ बेस्ड। जैसे अभी तो ये है ना कि मैंने जो ये गुप्ता का मॉड्यूल देख रहे हैं ये मैंने बाद में बनाया था, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ करना छोड़ दिया। बट अगर आप पहला मॉड्यूल देखेंगे बुद्धिज्म वाला, तो यू विल फाइंड कि मैं बगल में हर टॉपिक के बगल में PYQ टैग भी ऐसे देते चल रहा था, देख रहे होंगे आप। देखिए PYQ टैग में देते चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस किस साल आया है। तो ऐसा जो टैग मैंने बनाया था ना, मैंने ये सारे के लिए देखिए, आपको सारा दिख रहा है ना, पहला लाइफ ऑफ बुद्धा में पूरी जगह पर आपको PYQ टैग दिख रहा होगा। ऐसे ही आप बुद्धिस्ट काउंसिल जाएंगे आपको PYQ टैग दिखेगा। ये शुरू में मैं सब में डाल रहा था, लेकिन क्या था कि ये 1/4 ऑफ द स्पेस खा जा रहा था, तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा बढ़ जा रहे थे, और क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट फिर बहुत सारे बच्चों का एक्स्ट्रा चला जाता, इसीलिए मैंने PYQ टैग बाद में ऐड करना छोड़ दिया। मैं बनाया हूँ मैं अभी भी उसी के बेसिस पे। पहले मैं PYQ निकाल रहा था हर टॉपिक से, फिर देख रहा था कि किस टॉपिक से आया। जैसे यहाँ पे मुझे 2 बार दिखा था कि बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ इन्होंने। तो मैंने उसका देखा कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर मुझे मालूम चला कि कहाँ पे इनको इनलाइटनमेंट मिला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने कहाँ पे अपना फर्स्ट सर्मन दिया, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसके बेसिस पे मैंने और क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं कि अगर ये पूछ सकते हैं तो और क्या पूछ सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आया तो और क्या हो सकता है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो मॉड्यूल को डिज़ाइन किया है इस बेसिस पे किया है। अगर सेक्शन 1 लाइफ ऑफ बुद्धा है तो ये ऐसे रैंडम नहीं है, ये इसीलिए क्योंकि PYQ में सेक्शन जो है, मतलब PYQ के अंदर लाइफ ऑफ बुद्धा से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि रैंडम एक्टिविटी है कुछ भी, कि मैंने अपने मन से थीम्स उठाए हैं, अपने मन से अंदर उसके सेक्शंस बनाए हैं। दिस इज ऑल लाइक PYQ गवर्न। मैं कभी भी आपसे बात करता हूँ तो हमेशा आप देखते हो कहता हूँ कि योर बेस्ट फ्रेंड किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आर द PYQs। ठीक है, तो हमेशा आपको PYQs के ऊपर रिलाई करना चाहिए रैदर देन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर पे या फिर किसी और के एडवाइस पे। मेरी भी एडवाइस को मत मानिए आप, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको मानिए जो आपका जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, उसका जो PYQ है उसको मानिए, उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी मैंने थीम्स चुने हुए हैं, महाजनपद हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया, गुप्ता हो गया, ये सारे हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं। हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे टॉपिक को हम लोग एंशिएंट के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली मिडिवल के अंदर में हम ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिस्ट मिलेगा आपको पूरा का पूरा। अब इसमें ना कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो इतने ट्रिकी हैं और आप देखिएगा ना कहीं पे भी नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पिछले सेशन में अपने जो बच्चे थे उन लोगों को समझाया था, तो मुझे भी वही सबसे पहले एग्जाम्पल याद आ रहा है कि यहाँ पे रिवोल्यूशनरी का देखिए, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाला पार्ट है ना, ये जो टॉपिक है इससे लगातार क्वेश्चंस आते हैं BPSC में भी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है कि मैं क्या बताऊँ। हार्डली कोई आदमी इसको आपको ढंग से पढ़ाता है। आप अभी तक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर छुट्टे फुट्टे टाइप पढ़ लेते हैं कि ये था ये था ये था। एक्चुअली में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो पूरा का पूरा स्टडी है वो प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए। इसका पूरा फेज़ है अपना। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, कभी भी आपको इसको कोई चैप्टर की तरह नहीं पढ़ाता है, बट ये अपने आप में पूरा चैप्टर है। आप इसको डिवाइड करना चाहेंगे ना, आप इसको 3 फेज़ में डिवाइड कर दे सकते हैं, पता है आपको। जैसे आपका पहला जो फेज़ है वो 1908-9 से लेकर के 14-15 तक का फेज़ है। ठीक है, पहला फेज़। अब जानते हैं ये फेज़ क्यों था, इस टाइम पे ये पहला रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का फेज़ क्यों आया था। ये इसीलिए आया था क्योंकि 1906-7 के अराउंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, उन्होंने ओवरटेक किया था कांग्रेस को, वो जो है पावर में आ गए थे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट पावर में आ गए, उनके अपने मेथड्स थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की अपने मेथड्स के थ्रू। अब उनका मेथड जो था वो थोड़ा वायलेंट था, तो इसका नतीजा क्या हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट का जो टॉप लीडरशिप ग्रुप था ना, लाल बाल पाल प्लस अरविंदो घोष, ये चारों के चारों जो है 1906-7 में पावर में आए थे, और 1908-9 आते आते तक ये सब लोग या तो जो है सो जेल में भेज दिए गए थे, या तो इंडिया से बाहर डिपोर्ट कर दिए गए थे, या तो इनका पॉलिटिकल संन्यास हो गया था। तो 8-9 आते आते तक पूरा का पूरा कांग्रेस का टॉप लीडरशिप ही गायब हो गया। तो यानी कि जो नेशनल मूवमेंट था उसका टॉप लीडरशिप 2 से 3 साल के अंदर पूरा का पूरा गायब हो गया।
तो जब पूरा का पूरा टॉप लीडरशिप गायब हो गया था तो क्या हुआ था कि पूरा जो मूवमेंट था ना वो डायरेक्शनलेस हो गया था। तो जिसको जो समझ में आया वो वहाँ पे अपने हिसाब से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये छोटा छोटा रिवोल्ट अलग जगह करने लगे, यही रिवोल्यूशनरी का पहला फेज था, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी, ठीक है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो क्या होता है कि सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी आता है। वो कौन सा फेज है? वो फेज आता है एनसीएम के बाद का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जब गांधी जी ने आह्वान किया कि सब लोग मेरे साथ आइए, तो पूरे इंडिया से सब लोग उसमें गांधी जी के पास आए थे, ठीक है, कि गांधी जी हम लोग के आए हैं, एक नए नेता आए हैं, वो हम लोग को आज़ादी दिलाएंगे ये सोच करके। तो भारी मात्रा में इंडिया में मासेस, जो यंग थे, जो बूढ़े लोग थे, सब लोग आए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गांधी जी ना चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद अचानक से पूरा का पूरा मूवमेंट जो है उसको वापस ले लेते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं। तो जैसे ही गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं ना, तो वापस से जो ये लोग सब थे, जो इतने सारे जोश में आए थे, जो इस उम्मीद से आए थे कि उनको आज़ादी मिलनी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हथियार उठा लेते हैं। अब ये हथियार उठाएंगे तो क्या होगा, वो फिर से एक बार रिवोल्यूशनरी जो है एक्टिविटीज़ का रूप ले लेगा। तो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। देन आएगा थर्ड फेज। थर्ड फेज कौन सा आएगा? जब क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम आएगा 1942 में, तब आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कांग्रेस के पूरे टॉप लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जब पूरे के पूरे टॉप लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया तो अगेन हम लोग को देखने के लिए मिलता है स्पर ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही सेम चीज़ देखते हैं। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जब आप पढ़ रहे हैं तो यू शुड रीड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन दीज थ्री फेजेज। ऐसे रैंडम नहीं होना चाहिए कुछ भी पढ़ रहे हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किस टाइम पे हुई, क्यों हुई, उसका बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा इसमें, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। बट अगर आप रैंडम पढ़ेंगे तो आपके लिए सारा फैक्ट होगा, आपको बस सब रटने की ज़रूरत है। तो आप उसको रटते रहिए, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है, आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा सब कुछ। बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्लीट द चैप्टर। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स दैट वी फील आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब 1857 का रिवोल्ट हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे पोर्शंस हो गए। देन आपका जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन था वो वाला पार्ट हो गया, गवर्नर जनरल और उनके जो कंट्रीब्यूशंस है वो वाला पार्ट हो गया, ब्रिटिश का कॉलोनियल पॉलिसी जो था वो वाला पार्ट हो गया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाला पार्ट। तो ये सारे कवर हम लोग करने वाले हैं थीम्स मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में। एंड ट्रस्ट भी, जब मैं तुमसे आप लोग से कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ मैं कराऊंगा एकदम ढंग से, तो फिर वो ऐसा कराऊंगा कि आपको इसके बाद कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे ज़्यादा इंटेंसिव रिवीजन आपको लास्ट 10 दिन में और कहीं नहीं मिलेगा, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। इस कोर्स को लेकर के ही कितना ज़्यादा डिबेट हुआ आपको भी आइडिया नहीं है। इस कोर्स को हम लोग के चैनल पे हम लोग रन नहीं करने वाले थे, हम लोग को कोई और ऑफर कर रहा था कि उनके चैनल पे रन करें, और दे वांटेड टू कीप द प्राइस मच हायर दैन दिस। जितना हमने कहा, हमने इसको 200 रुपये में, 300 रुपये में रखा हुआ है। ओरिजिनली 300 में था, डिस्काउंटेड रेट 200 रुपये है इसका भी, ओनली एट 200 हम लोग इसको दे रहे हैं। बट जिसका ओरिजिनल होना था रेट, दैट वॉज सपोज टू बी मच हायर, ठीक है। तो बस लेकिन हम लोग की बनी नहीं उनसे, कुछ जो डिफेंसेस थे उसके कारण हमने डिसाइड किया कि वी विल रन इट ऑन आवर चैनल। तो अब वहाँ पे हम लोग को अलग ही उसका पूरा उधर अलग ही चल रहा है पूरा नाटक उसका। तो वो तो खैर जो भी है अपने हिसाब से है। बट व्हेन आई एम सेइंग कि वी विल कवर दिस इन अ वे जो कोई नहीं कर रहा है पूरे मार्केट में, ठीक है। वैसे भी आपको अभी तक रिवीजन मॉड्यूल ऐसा आप खुद जाकर के जज कीजिएगा। मैंने आपको गुप्ता का अपना मॉड्यूल दिखाया है ना, आपने मेरे गुप्ते के मॉड्यूल को एक काम करिएगा, आपका जो फाउंडेशन नोट्स है उससे कंपेयर करके देखिएगा और मुझे बताइएगा आप उसके बाद कि हाँ आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है या नहीं। आप खुद से देखिए, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो वो बात मैं कर रहा था, तो मैं उसी लेवल पर करने की सब कुछ सोच के आया हुआ हूँ इस कोर्स के अंदर में। देन इसके बाद हम लोग पॉलिटी करने वाले हैं। पॉलिटी में टोटल हम लोग 5 थीम्स कर रहे हैं। एक तो पंचायती राज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। देन आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3, ठीक है। तो ये चारों कर रहे हैं। और एक मैंने मिसलेनियस का लेक्चर यहाँ भी रखा हुआ है, ताकि जो भी छोटे मोटे और इधर उधर के टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट, उनको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पॉलिटी के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी में देखिए 1-2 चीज़ें छूट गई हुई हैं, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ये सब हम लोग अभी इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा कमी था, ठीक है। क्योंकि वी आर लाइक रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 दिन का ही टाइम है, उसी में सब कुछ कराना है, तो शायद हो नहीं पाए। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपको बस हैंडआउट चाहिए होंगे कि बस हैंडआउट सर अपलोड कर दीजिए और सॉल्व हैंडआउट अपलोड कर दीजिए, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट। आप मुझे एक बार बस मैसेज कर दीजिएगा कि आपको किस भी टॉपिक का चाहिए। आपको लगता है अगर मैंने जो थीम्स लिखे इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट थीम है आपके दिमाग में कि इसका भी हो सकता था हैंडआउट सर, इसमें आप नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप कोर्स में इनरोल कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक कि कम से कम लेक्चर ना भी ले पाऊँ तो हैंडआउट अपलोड कर दूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको एक बार सॉल्व कर ले, वहाँ से बहुत हद तक काम हो जाए। तो जैसे यहाँ पे एक माउंटेन देख रहे होंगे, रिवर्स देख रहे होंगे, ये मैंने इसमें नहीं डाला है। अब देखते अगर टाइम बचा तो हम करा देंगे इसको भी, बट फिलहाल के लिए ये जो टॉपिक्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो सब मैंने डाल दिया इसमें, जिसमें क्लाइमेट है, सॉइल है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, साइक्लोन्स है। तो इन सबको तो मैं बिल्कुल ढंग से करा दूंगा। और इसके अलावा एक टॉपिक मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का रख दिया, इसके अंदर पूरा ही पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लेंगे हम लोग। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हैंडआउट हम लोग पहले से अपलोड किए हुए हैं, तो हम लोग उसको पूरी तरीके से पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ था एक्चुअली, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक बिहार मॉडर्न हिस्ट्री,
और एक बिहार ज्योग्राफी। हमने सोचा ना इन तीनों का हम एक्टिव रिकॉलिंग बुक के जगह पूरा का पूरा लेक्चर्स ही अपलोड कर देंगे इन तीनों टॉपिक के लिए, क्योंकि ये ना दिक्कत है कि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना पहले पढ़े ही नहीं होते हैं। तो अगर उसका हम एक्टिव रिकॉलिंग सीट बस देंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा लाइक ओवरवेलमिंग टाइप लगने लगेगा। तो हमारे हिसाब से इन टॉपिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स के लिए हम लोग लेक्चर्स ही अपलोड कर देंगे पूरा का पूरा, बिहार ज्योग्राफी का, बिहार मॉडर्न का। ये अराउंड 3 घंटे का होगा, ये 1.5 से 2 घंटे का होगा। तो 5 घंटे में आपका पूरा बिहार का ही दोनों वाला पार्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको वहाँ से सारा क्वेश्चन मोस्टली बन ही जाता है। लास्ट बार तो हम लोग के हैंड आउट से ही सारा क्वेश्चन बन गया था, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन दैट, ठीक है। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें क्या है ना कि हम लोग इसका हैंड आउट पहले से अपलोड कर चुके अपने चैनल पे, तो हम लोग सोच रहे हैं उसी हैंड आउट के थ्रू आपको पढ़ा दें, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट करके दे दें, ताकि हम लोग का भी थोड़ा सा वहाँ पे काम बच जाएगा। अगर हम लोग भी बनाने जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का हैंड आउट तो हम लोग यही करेंगे कि उसमें से जो फैक्ट्स दिए हुए हैं कुछ फैक्ट्स को ब्लैंक कर देंगे और आपसे लिखवाएंगे क्लास में, तो उसमें आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरे लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या ईजी है, तो ज़्यादा ईजी है कि मैं उस हैंड आउट को आपके साथ डिस्कस कर लूँ, पूरा जो हैंड आउट मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, मतलब स्वप्निल सर ने अपलोड किया वही आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये इन 3 सब्जेक्ट का बात था। बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि थीम्स को आइडेंटिफाई करूँ कि क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना इकोनॉमिक्स के अंदर में कुछ एज सच बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, एक्सेप्ट फॉर द 5 ईयर प्लान्स। बाकी ना बहुत इरेटिक टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो वहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं एक मिसलेनियस का सेक्शन टाइप का लूँगा वही सेशन, और वहाँ पे जो भी ऐसे रैंडम चीज़ें उनको कवर कर दूंगा, ठीक है, कि छोटे छोटे चीज़ें सबको इधर से उधर से मिला करके सबको कवर कर दूंगा, रैदर देन एक एक टॉपिक को करने के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी खिंच जाएगा और वहाँ से फिर उतना रिजल्ट आने का चांसेस है नहीं। अगर थीम इंपॉर्टेंट हो तो मैं कर देता। अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर में कोई एक थीम है जहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो अगेन यू कैन मैसेज मी, यू मस्ट हैव माई नंबर अगर आपने कोर्स में इनरोल किया हुआ है तो और अगर आप नहीं भी कोर्स में इनरोल किया, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है सर आप करा दीजिए 1-2, तो मैं करा दूंगा। मैं कुछ वीडियोज़ इसमें से ऐसे भी अपलोड कर दूंगा आपके चैनल के लिए, जनरल चैनल के लिए भी। लेकिन आप मुझे उसके लिए बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक है जिसको आप करवा दीजिए, तो मैं वो टॉपिक्स को करवा दिया करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आप लोग का सजेशन आपके ओपन है सजेशंस के लिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्ट है जो किया जा सकता है और इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर भी, क्योंकि मैं तो नहीं ढूंढ पाया। देखिए मैं आपसे बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने बहुत कोशिश की कि इकोनॉमिक्स में ढूंढूँ कि कौन सा थीम है ऐसा, बट जैसे मैं हिस्ट्री में थीम ढूंढ पाया, पॉलिटी में थीम ढूंढ पाया, ऐसे में इकोनॉमिक्स में थीम नहीं ढूंढ पाया। वहाँ कोई थीम नहीं है, वहाँ रैंडम ही टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं पूछ रहे हैं। तो ये वाला एक इशू हो रहा है, तो उस हिसाब से आप उसमें देख करके अपने हिसाब से बता सकते हैं मुझे, अगर इकोनॉमिक्स से कुछ सपोर्ट चाहिए तो। बाकी बिहार स्पेशल की हम बात कर ही चुके हैं। एक बचता है साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखे भी होंगे तो आप एक चीज़ नोटिस किया कि हिस्ट्री प्लस साइंस ये ज़्यादा मतलब कि ओरिएंटेड है ये मॉड्यूल। तो इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि ये दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी सारे कोई भी सब्जेक्ट का वेटेज उठा के देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन है, ठीक। इन दोनों का 30-30 क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए अपने मॉड्यूल के अंदर भी इन दोनों को ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। साइंस के अंदर में हालांकि एक थोड़ा सा बात ट्रिकी है कि जैसे केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि केमिस्ट्री के अंदर में क्या है ना कि आपका थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसा कोई एक थीम नहीं उठा सकते। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जो शुरू का कुछ चैप्टर है ना उसमें ऐसा है कि आपसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से कौन सा चीज़ केमिकल चेंज है, कौन सा चीज़ फिजिकल चेंज है। और एक कैंडल वाला कि कैंडल का जलना जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों का दोनों है। तो यही सब क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब इसके अंदर जब आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ने जाएंगे, केमिकल फिजिकल चेंज वाले चैप्टर को, तो होता ना देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रीड अबाउट इट। बहुत सारा लंबा सा 10 पेज का बुकलेट हो सकता है, लेकिन बीपीएससी बार बार बस इसी 2 कॉन्सेप्ट के आगे पीछे घूम रही है। तो मुझे लग रहा था कि अब अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता हमारे पास, 1-2 महीने का टाइम होता, तब तो मैं सारा ही कवर कर देता साइंस के अंदर। बट अभी जितना टाइम है उसमें फिर वो ज़्यादा सेंसिबल नहीं होगा करना। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं केमिस्ट्री के अंदर में कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट उठा लूँगा, रैदर देन थीम उठाने के मैं कॉन्सेप्ट्स उठा लूँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट थीम है, केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या अंतर है इसकी बात कर लिए, एलील वगैरह में क्या अलग अलग टाइप का बनता है उसकी बात कर लेंगे। जब हम लोग उधर बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो उसमें बात कर लेंगे क्या है टफनेस ऑफ मिनरल्स, क्या है कौन कितना हार्ड है, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स क्या है। ऐसे जितने भी थीम्स हैं, रिएक्टिविटी वाला जो सीरीज़ है, वो सब ऐसे चीज़ों को हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे फटाफट, रैदर देन एक टॉपिक करने के हम केमिस्ट्री के अंदर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री करके 2 लेक्चर ले आएंगे, 2 सेशन ले आएंगे, ठीक है। और उसके अंदर में हम लोग केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली फॉर फिजिक्स, उसके लिए भी हम लोग रदर देन ऐसे रैंडम थीम्स को कवर करने के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, बायो के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी ये कर लेंगे। हालांकि फिजिक्स और बायोलॉजी की केस में फिर भी थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है कि क्या इंपॉर्टेंट। जैसे बायो में अगर आप मुझसे पूछे तो डिजीज और वेक्टर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन अकेले ही आ जाता है। तो वी विल डू दैट इन डिटेल।
सिमिलरली फिजिक्स का पूछे तो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ऑप्टिक्स के अंदर में ह्यूमन आई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आता है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स ऑप्टिक्स की बात करें, मोशन से क्वेश्चन आता है। तो वी विल डू दीज थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। जो हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ को ढंग से कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है बाकी चीज़ तुम डिस्कस कर ही लिए। तो साइंस में क्या होगा कि दो सेशन हम लोग रख लेंगे, रैदर देन इंपॉर्टेंट थीम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करके। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स 2 सेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 2 सेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारा का सारा आइडिया था इस रिवीजन मॉड्यूल का। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने समझा दिया, तब थोड़ा समझ भी गए होंगे। और दूसरा एक चीज़ को लेकर जो लोगों को डाउट था वो शेड्यूल को लेकर था। तो देखिए शेड्यूल का जहाँ तक बात है, ऐसा है कि अभी हम लोग सोच रहे 26, 27 और 28 इन 3 दिन में हम एंशिएंट प्लस मीडिएवल खत्म कर देंगे, ठीक है। 29 और 30 को हमारा प्लान है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दें, ठीक है। देन 31 तारीख को हमारा प्लान है कि इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर दें और पॉलिटी थोड़ा सा स्टार्ट करें, ठीक है। देन उसके बाद आप आगे जाएंगे तो 1 तारीख और 2 तारीख हमने ज्योग्राफी के लिए रखा है, जो इंडियन ज्योग्राफी यहाँ वाला ज्योग्राफी है इसके लिए रखा है। बट वी आर थिंकिंग कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है हम लोग पॉलिटी भी कंटिन्यू रख लेंगे, तो देखेंगे जैसा भी होता है। बट 1-2 तारीख को हमारा टारगेट है कि ज्योग्राफी और पॉलिटी खत्म कर लें। देन 3, 4, 5 इन 3 दिन में हम साइंस को खत्म करेंगे। तो 5 तारीख तक हमारा इन सब चीज़ को कंप्लीट करने का टारगेट है। और इस 5 दिन में अगर हम सब कुछ कंप्लीट करते हैं तो एक बात आप समझ के रखिएगा कि नेक्स्ट 10 डेज आर गोइंग टू बी वेरी लाइक, बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क अपना करना पड़ेगा इस 10 दिन में, तब जा करके आप इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इससे ज़्यादा। अगर आपको रिवाइज नहीं कर पाते अगर इतनी चीज़ों को आप, तो यू विल बी लाइक, होता है ना कि थोड़े से कमज़ोर स्थिति में रहेंगे बाकी लोग के कंपेरिजन में। तो रैदर देन होता है ना कि अपने मेहनत को बचाने के 10 दिन कर लेते हैं मेहनत खूब कस के, क्या पता कहीं उससे होता ना, मान लीजिए आपके बाद 2-3 नंबर से छूटेगा एग्जाम, तो आपको हमेशा अफसोस रहे कि यार वो 2 दिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते ना तो हो जाता। तो क्यों करना है वो अफसोस, अभी ही मेहनत कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं आपसे, हम ये आपसे अपील करेंगे कि नेक्स्ट 10 दिन बिल्कुल कमर कस के मेहनत करनी है हमको, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ बहुत मेहनत, मुझे बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है इसको पूरे के पूरे हैंडआउट्स को बनाने में। आप एक हैंडआउट को बनाने में मुझे कल पूरे एक दिन में मैं बस 2 हैंडआउट बना पाया, मुझे 40 हैंडआउट्स बनाने हैं। तो कितना मुझे मेहनत लग रहा है आप इससे अंदाजा लगाइए। और मैं ऐसा नहीं कि आराम कर रहा था, मैं पूरे टाइम काम कर ही रहा हूँ। जब से मैंने इस कोर्स के लिए अनाउंस किया है तब से मैं लगातार इस हैंडआउट्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी साथ में मेहनत करिए और लेट्स मेक दिस अ बिग सक्सेस, ठीक है। अदर देन दिस जो शेड्यूल था मैंने आपको समझा ही दिया। मेरा टारगेट है 5 तारीख तक, बट मैं 2 दिन का बफर लेके 7 तारीख अनाउंस कर रहा हूँ कि वी विल बी फिनिश्ड विद आवर कोर्स बाय 7। अब जितना हम लोग कवर कर रहे हैं ये अगर 10 दिन लोग कवर कर लेते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट इट विल बी अ ग्रेट विन फॉर अस, ठीक है। मतलब इतना चीज़ कवर करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करने की बात है। ये आसान नहीं होने वाला है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको बहुत मेहनत लगेगी। आप हर दिन जब 5-5 मॉड्यूल में, जिस हम लोग 40 अगर थीम्स कवर कर रहे हैं 10 दिन में, तो इसका मतलब है एक दिन में 4 थीम। आप सोच रहे हैं एक दिन में 4 थीम का मतलब है कि 4 घंटे का तो लेक्चर्स ही है, 4 से 5 घंटे का। देन आपको खुद से पढ़ना है, अपनी चीज़ें पढ़नी है, तो उतना मेहनत करना है आपको। लेकिन आप अभी से लेकर के अगले 10 दिन तक 5 घंटे हर दिन मुझे दीजिए, मैं आपसे मांग रहा हूँ ये। और आई विल इंश्योर दैट कि जो 40 सबसे इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी के, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट रहेंगे। इन थीम से क्वेश्चन तो आपका नहीं छूट रहा है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और इन थीम से अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे, मैं आपसे ये भी कहूँगा, अगर मान लीजिए इन थीम से जो आपको मैं 40 पढ़ा रहा हूँ सब नहीं कर रहे हैं, यू शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि वो क्वेश्चन फिर कोई भी इंसान नहीं कर रहा है। क्योंकि आप खुद मुझे बताइए, आप जाके, मैं गुप्ता का भी हैंड आउट अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद, आप मुझे देख के बताइए कि उससे ज़्यादा कोई आदमी क्या पढ़ के जाएगा, इससे ज़्यादा क्या आपको पूछ लिया जाएगा जो आपको नहीं आता तो किसी और को आएगा। जितना आप पढ़ के जा रहे हो उतना कोई पढ़ के नहीं जाने वाला है। आई डोंट नो कि वेदर यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट, वी कैन नॉट कमेंट ओवर दैट, बट वी कैन, होता ना, एश्योर यू कि यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। बाकी लक का फैक्टर होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हम, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा करेंगे। आप लोग बस जी लगा के मेहनत कीजिए, वी विल डू वेरी गुड, ठीक है। बाकी जो है जो कोर्स है अभी तक उसका एनरोलमेंट ओपन है, मैं इसका एनरोलमेंट ओपन ही रहने देने वाला हूँ। 199 पे अभी तक मिल रहा है ये, आप इसको इनरोल कर सकते हैं इसमें। और व्हेन आई एम सेइंग दैट कि आप कर सकते हैं तो यू कैन ट्रस्ट अस कम्प्लीटली फॉर दीज टॉपिक्स। इसके अलावा जो टॉपिक्स आपको खुद से करने पड़ेंगे वो आप खुद सोच के देखिए। मैं आपको 40 थीम दे रहा हूँ यार 199 में, आप कंपेयर कीजिए। एक जो हैंडआउट है इसका 5 रुपया पड़ रहा है आपको, एक मॉड्यूल का 5 रुपया। अब सोचिए पूरा का पूरा गुप्ता आपको 5 रुपये में कहाँ ही कोई देता है भाई, वो भी इतना इन डेप्थ, और उसमें लेक्चर्स भी हैं। अब सोचिए आपको लेक्चर्स प्लस हैंडआउट्स प्लस उसमें सॉल्यूशन, ये सब कुछ एक हैंडआउट 5 रुपये में दिया जा रहा है। डू यू अंडरस्टैंड कि हाउ इकोनॉमिकल इट इज़। आज के टाइम में मतलब 5 स्टार का जो छोटा सा वाला सबसे छोटा टॉफ़ी होता है वो आता है 5 रुपये में। यार 5 रुपये तो कुछ नहीं मिलता है अब, फिर भी आपको ये हैंडआउट मिल रहा है। और ईच ऑफ दीज हैंडआउट्स आर हाई यील्ड एरियाज ऑफ बीपीएससी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम पढ़ा रहे हैं हम और टाइम पास कर रहे हैं। तो आई विल से कि मतलब
मतलब यू कैन इफ़ यू थिंक कि आपका खुद से प्रिपरेशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है यू शुड इनरोल फॉर दिस। और अदर देन दैट कि अगर इनकेस आप नहीं भी करते इनरोल, आई डोंट हैव एनी इशूज़, बट ये जो थीम्स मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं ना, आप इन थीम्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा। आप खुद से ही कर लीजिए, लेकिन इन थीम्स को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इन थीम्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर आप इन थीम्स को छोड़ के जाते हैं ना, तो आप वहाँ बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स, अपने सिलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। तो इतने थीम्स को तो ढंग से कर ही लीजिएगा। और इसके अलावा आई डोंट हैव मच टू से। आई थिंक दैट कि आई हैव कन्वेड एवरीथिंग। अगर कुछ रह गया होगा तो वी विल सी। बाकी आपको हम लोग के चैनल के ऊपर पोस्ट मिल जाएगा। ऐसा पिछले 3-4 दिन से मैं लगातार पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लगता है बार बार पोस्ट करना, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, सो आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। सो तो वो है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हर जो पोस्ट है उसके नीचे में दिया हुआ है एक टेलीग्राम अकाउंट, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस कोर्स। और अगर आप इनरोल करते हैं तो आई कैन एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी टू हेल्प यू। और आई एम गोइंग टू, अगर आप इनरोल नहीं भी करते हैं, अगर आप सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं पाथवे टू सक्सेस के, इन दैट केस भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, इफ़ यू आर फीलिंग एंसियस और कुछ भी आपको थोड़ा सा मतलब ना अजीब सा लग रहा है, ओवरवेल्ड लग रहा है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, वी विल डिस्कस, वी विल सी दैट कि क्या दिक्कत हो रही है। वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ठीक है। सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आराम से आप लोग कीजिए तैयारी, और जी लगा के तैयारी कीजिए। रिजल्ट के बारे में अभी मत सोचिए, ठीक है। जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी मैं एक दो सेशन लूँगा लास्ट में एग्ज़ाम से पहले, इसके लिए कि आप लोग ठीक ठाक फील करते रहें। पर अभी के लिए तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और अगेन यार, थैंक्स अ लॉट। हम लोग, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 4K हम लोग हिट करने ही वाले हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी लाइक, क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे पास था नहीं कोई ऐसा लाइक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, द ट्रस्ट यू हैव सोन। सो इट मीन्स अ लॉट टू अस। हम लोग ने सोचा नहीं था कभी कि इतना तेज़ी से ग्रो करेंगे हम, कि 4K 5K हम लोग इतने जल्दी पहुंच जाएंगे। भरे भरे जो कोचिंग है जिनके पास अच्छी खासी फंडिंग है, दे आर एट 10K एंड 15K, एंड वी विदाउट एनी फंडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज वी आर रीचिंग 4K। सो इट मीन्स अ लॉट, एंड आई एम रियली रियली लाइक, मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से कह रहा हूँ ये, ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तो वी आर रियली थैंकफुल एंड कीप लविंग अस, दैट्स ऑल आई कैन से। एंड कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ लेट अस नो। और हाँ, एक बात था कि कुछ लोगों ने बोला हुआ था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका कुछ छिटपुट टॉपिक छूटा हुआ है, उसको कंप्लीट कराने के लिए। तो मुझे जहाँ तक याद है कि यश 1-2 बार बोल चुका है ये चीज़ कि ही वांटेड दैट, एंड वी आर रियली सॉरी यश कि हम अभी तक आपको नहीं दे पाए वो मॉड्यूल जो देना था। वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इधर बीच हम इस रिविजन मॉड्यूल के चक्कर में थोड़े से ऑक्यूपाइड थे, तो नहीं काम कर पाए। बट वी विल अपलोड दैट विद इन 2-3 डेज़, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तो हम पक्का ही कर देंगे आपके लिए वो अपलोड। तो डोंट वरी अबाउट दैट। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबको एग्ज़ाम के लिए। मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें कह दी है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज इन द कोर्स। अगर आप इनरोल करते हैं, कल से हम लोग ये कोर्स को शुरू करने वाले, कल से मैं लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो डोंट बी लेट अगर आपको करने का मन है इनरोल तो। एंड दैट्स इट, यू कैन रीड द रिव्यूज़। मैंने ऐसे बोला है अपने कुछ बाकी जो लोग ले चुके हैं कोर्स, उनको कि उन्होंने सेशन लिया है तो उनको कैसा लगा है वो बताएं। आपने भी सेशन किया है, आपको समझ में आया होगी मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है अच्छा, तो डू लीव अ कमेंट, बिकॉज मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि देर आर सम इशूज़ एक्चुअली, कि देर आर पीपुल, बिग होता है ना, जो बिग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू पोच टीचर्स फ्रॉम, मतलब टीचर्स के मतलब हमको और स्वप्निल को, दे आर ट्राइंग टू पोच अस। दे वांट अस टू वर्क फॉर देम, बट वी वांट टू वर्क फॉर आवर चैनल, एंड टू मेक इट सस्टेनेबल वी विल नीड दैट, होता है ना, रिव्यू फ्रॉम योर साइड, ताकि लोग को मालूम चल पाए कि वी आर एक्चुअली डूइंग गुड वर्क। अभी लास्ट 2-3 दिन में काफ़ी सारे फेक कमेंट्स करने की कोशिश किए गए हम लोग के चैनल पे, डिफेम करने की कोशिश किया गया है। तो इफ़ यू कैन लाइक लीव योर जेन्युइन कमेंट्स, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस एंड द अदर स्टूडेंट्स हु आर लाइक हु वांटेड टू नो द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बस पॉजिटिव ही रिव्यू दो, आपको जो भी सही लगता है, जो आप सच में फील करते हो, आपको कुछ कमी भी लगती है हमारे पढ़ाने के स्टाइल में, हमारे नोट्स के स्टाइल में, तो डू लेट अस नो, वी वुड लाइक टू इम्प्रूव, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट लीव अ रिव्यू, आई विल से, कि आपको जो भी फील होता है अच्छा ख़राब, इट विल बी रियली हेल्पफुल। अगर सच वाले जो असली के लोग हैं, असली स्टूडेंट्स हैं, वो रिव्यू छोड़ेंगे ना, तो दैट विल बी, होता है ना, बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल और फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम लोग को मालूम चलेगा कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं। अभी तो ऐसा है कि कोचिंग के हायर किए हुए लोग आ रहे हैं और वो कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड एंड यू विल
give your honest reviews, and that's it. And again, at the end, I will like to end on the note that I'm very thankful, and that's it. Okay, bye bye. See you in the next session.